दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि हमें गेहूं बुवाई के समय कौन कौन से फर्टिलाइजर्स प्रयोग करने चाहिए जिससे हमारे जो गेहूं की उपज हमें ज़्यादा मिले और ज़्यादा उपज मिलने के कारण हमें ज़्यादा लाभ मिले। और दोस्तों ये जो वीडियो है एक प्रकार से काफ़ी लाभदायक वीडियो सिद्ध होगा और इसे आप पूरा देखिएगा और जो इसे आप देख लिया तो आपको जो गेहूं की जो पैदावार है विगत वर्षों से कहीं ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि दोस्तों हम कितने अच्छे बीज डाल लें, कितना ही अच्छी प्रकार देखभाल कर लें, यदि हम अपने गेहूं की फसल को उचित फर्टिलाइजर्स, संतुलित फर्टिलाइजर्स नहीं देते हैं तो हमें पैदावार पूरी नहीं मिल सकती। क्योंकि यदि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स प्रयोग करते हैं तब भी नुकसान है, कम प्रयोग करते हैं तब भी नुकसान है। अब बात आती है कि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनका प्रयोग हमें कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों वैसे जो सटीक मात्रा होती है वो आती है मिट्टी की जांच के उपरांत। मिट्टी की जांच हमें करानी चाहिए, उसके उपरांत जो लैब से संस्तुति आए उसके अनुसार हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और दूसरे पोषक तत्वों का प्रयोग करने चाहिए। यदि हम नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ किसान भाई हमारे मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं, कुछ क्या लगभग 90% किसान ऊपर ऐसे हैं जो मिट्टी की जांच कराते ही नहीं हैं, जबकि ये आसान भी है, सस्ती भी है, लेकिन हमारे किसान भाई इसमें झंझट समझते हैं और मिट्टी की जांच से बचते हैं। तो मिट्टी की जांच का मौका मिले तो हमें अवश्य करानी चाहिए और उसी की संस्तुति के अनुसार हमें अपने पोषक तत्वों का, खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो हम यदि डीएपी का प्रयोग करते हैं तो हमें कितनी लेनी चाहिए। तो दोस्तों जब हम डीएपी का प्रयोग करते हैं उससे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूर्ति करते हैं, लेकिन उसमें पोटास नहीं होती, तो इसमें पोटास भी हमें प्रयोग करनी चाहिए। तो हमें डीएपी की जो मात्रा लेनी है वो लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और उसके साथ 25 किलोग्राम पोटास अवश्य लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं तीनों की आवश्यकता होती है। यदि हम पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें बीमारी आने का भी खतरा ज़्यादा रहता है। दाना हमारा सुडौल चमकीला नहीं बनता है, झुर्रीदार बनता है और पिचका दाना बनता है जिससे जो हमें वजन कम मिलता है। तो पोटास का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। इसके बाद यदि हम प्रयोग करते हैं एनपीके 12-32-16, जब हम एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा हमें लेनी चाहिए 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम लेनी चाहिए और 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये जो मात्रा होती है पर्याप्त होती है। और इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटास होता है। एक प्रकार से ये संतुलित पोषक है, हमारे खाद हैं। तो इनमें तीनों तत्व बड़ी आसानी से, बड़े सटीक तरह से मिल जाते हैं। इसी प्रकार ये बुवाई के लिए हमारे संस्तुति की जाती है इसकी, और हमारे जो किसान भाई भी हैं इसी की जो मात्रा है ज़्यादा प्रयोग करते हैं और ज़्यादा इसे प्रयोग करने में पसंद करते हैं और उनको इसके रिजल्ट भी शानदार मिलते हैं। तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों बात ये आती है, कभी कभी ऐसा होता है, होता क्या हो रहा है कि हमें जो डीएपी है वो नहीं मिल रही है, एनपीके 12-32-16 है वो नहीं मिल रही है। बहुत से क्षेत्रों में इसकी जो कमी आई हुई है और जब हमारे किसान भाइयों को ये खाद नहीं मिल रहा है और गेहूं की बुवाई है, गेहूं का जो खेत है वो तैयार है, यदि हम लेट करते हैं डीएपी का, एनपीके 12-32-16 का इंतजार करते हैं तो हमारे खेत की नमी उड़ जाती है। तो हम ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में हमें जो प्रयोग करना है वो करना है यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास मिलाकर। इसके लिए हमें यूरिया लेना है 1 बोरा और सिंगल सुपर फास्फेट लेना है 2 बोरे और आधा बोरा लेना है हमें जो एमओपी आती है, पोटास आती है, और इसे लेकर इनका प्रयोग हमें अपनी गेहूं की बुवाई के समय अवश्य करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो खेत है वो संतुलित खादों से भरपूर रहेगा और हमारी जो वैरायटी है, चाहे हम कोई सी वैरायटी बोएं, उचित वैरायटी हमें बोनी चाहिए। और वैरायटी चुनाव करते समय हमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए तो हमें जो उपज ज़्यादा मिलेगी।
अब वैरायटी की बात आती है, तो दोस्तों जो वैरायटी है उसमें आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें, समय का विशेष ध्यान रखें। यदि हम अगैती बोते हैं तो हमें अगैती वैरायटियों का चयन करना चाहिए। यदि हम मध्यम में बोते हैं तो मध्यम वैरायटियों का चयन करना चाहिए। हम पिछैती बोते हैं तो पिछैती वैरायटी का चयन करना चाहिए। अब कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बोई जा सकती हैं, तो उनसे ज़्यादा पैदावार मिलती है। ये हम थोड़ा लेट करते हैं तो पैदावार काफ़ी घट जाती है। कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं कि 25 नवंबर तक से लेकर पूरे जो 25 अक्टूबर से लेकर और पूरे नवंबर तक हम बो सकते हैं और हमें ज़्यादा पैदावार दे सकती हैं। उसके बाद हम यदि लेट करते हैं तो हमारी जो पैदावार है कम मिलती है। और कुछ वैरायटी ऐसे होती हैं कि हम 15 नवंबर से लेकर पूरे दिसंबर यदि बुवाई करते हैं तो हमें जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जैसे समय में बोए वैसी वैरायटी का प्रयोग करें। यदि हम ज़्यादा गति बोते हैं तो ज़्यादा गति का प्रयोग करें, क्योंकि जो ज़्यादा गति वैरायटी होती है उनकी जो समय सीमा होती है पकने की, वो होती है लगभग 150 से 55-60 दिन तक भी होती है किसी किसी वैरायटी की। और जो मध्यम वैरायटी होती हैं उनकी 135 से 140 दिन पकने की अवधि होती है। और जो वैरायटी ज़्यादा लेट बोने की होती है उनकी जो अवधि होती है 120 से 130 दिन होती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें और इससे संबंधित वीडियो चैनल पर हैं और हम आगे भी देते रहेंगे। तो आप सोच समझकर और ये वीडियो देखकर और उसे समझें, विस्तृत जानकारी लें, उसी के अनुसार वैरायटी का चयन करें, तो आपको जो उपज मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों अब बात का निचोड़ यही आता है कि जो श्रीराम 303 वैरायटी है, इसका जो प्रयोग हमें करना है वो करना है 1 नवंबर से लेकर हमें 30 नवंबर तक। और ये जो समय है एक ऐसा समय है कि इसके लिए बहुत परफेक्ट समय है, बहुत बढ़िया समय है। इस समय हमें जो उत्पादन मिल सकता है उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। यदि हम थोड़ा लेट होते हैं तो इस वैरायटी को हम 15 दिसंबर तक बो सकते हैं, लेकिन इसके आगे हमें नहीं जाना चाहिए। यदि इसके आगे हम जाते हैं तो वैरायटी की जो उपज है वो कम हो जाती है। तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।